स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज़ है रीट एग्ज़ाम को लेके। दोस्तों आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठें और आप हर प्रश्न का आंसर लिखें कि आपका ऑप्शन कौन सा है, और फिर तुरंत उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। आप करेक्ट भी कर सकते हैं और जो भी गलत हैं उनको करके आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी परखने के लिए तैयार हैं। पहला प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? ए गुणात्मक, बी रचनात्मक, सी गणनात्मक, डी नकारात्मक। विकास किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रश्न ये है, आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के जो हैं 1 अंक निर्धारित हैं। जितने सवाल सही होंगे आपके उतने ही नंबर होंगे। 30 में से आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि 30 में से आपके कितने नंबर आए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, विकास गुणात्मक परिवर्तन है। विकास गुणात्मक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये जो बात है वो किसने कही है? ए वुडवर्थ, बी योकम, सी सिम्पसन, डी डॉक्टर मैके। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? वुडवर्थ, योकम, सिम्पसन और मैके। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आप मेरे आंसर करने से पहले आंसर करें, तत्पश्चात आप अपने आंसर का मूल्यांकन कर सकते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कहा है दोस्तों वुडवर्थ ने। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेफलोकैडल का अर्थ है। सेफलोकैडल का अर्थ है पूर्ण से आंशिक, केंद्र से परिधि, सी सिर से पैर, डी सामान्य से विशिष्ट। यानी जो सेफलोकैडल है उसका अर्थ क्या है? सेफलोकैडल का अर्थ है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सिर से पैर की ओर। जो विकास है दोस्तों वो सिर से पैर की ओर होता है इस सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है, यह कथन किसका है? ए किलपैट्रिक, बी वर्ले, सी कॉल्सनिक, डी हरलॉक। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है, यह कथन किसका है? किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है, ये कथन कहा है दोस्तों हरलॉक ने। किसने कहा है? हरलॉक ने। हम कई बार क्या होता है दोस्तों कि किशोरावस्था से संबंधित प्रश्नों के बारे में एक्सटर्नल हॉल के अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि सबसे गहन अध्ययन या सर्वाधिक अध्ययन उन्होंने किया, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर वो होते हैं। हालांकि ऑप्शन में नहीं है एक्सटर्नल हॉल, ध्यान रखना। ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या, ये कथन है हरलॉक का। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत, हिल्दा ताबा निर्मितवाद सिद्धांत। तो इनमें से एक जो है वो सही नहीं है, उनका मिलान।
वो विकल्प आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी। निर्मितवाद जो सिद्धांत हैं वो हिल्डा ताबा का नहीं है। निर्मितवाद से जो समर्थक हैं वो जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ये सब हैं। तो मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड से संबंधित हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, और नैतिक विकास कोहलबर्ग से। तो हिल्डा ताबा जो हैं वो इससे संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? सर्वाधिक प्रभाव पूछा है दोस्तों। ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, सी प्रौढ़ा अवस्था। तो ये आपको बताना है संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है? बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। तो माध्यम आपको बताना है। ए पाठ्यक्रम के द्वारा, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, सी अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, डी कक्षा शिक्षण द्वारा। यानी बालक को किस प्रकार से हम सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दे सकते हैं? पाठ्यक्रम के द्वारा, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन द्वारा, या फिर कक्षा शिक्षण के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों श्रेष्ठ जो सामाजिक व्यवहार की जो शिक्षा दी जा सकती है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। यानी ये जो बी ऑप्शन है ये इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालक को ये हो गए, इरोस शब्द संबंधित हैं। इरोस शब्द संबंधित हैं जीवन मूल प्रवृत्ति से, बी मरण मूल प्रवृत्ति से, सी भय मूल प्रवृत्ति से, डी प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। इरोस जो शब्द हैं वो इनमें से किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए जीवन मूल प्रवृत्ति से। दोस्तों जो सिगमंड फ्राइड हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, उन्होंने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा है। एक को जीवन मूल प्रवृत्ति कहा जिसे इरोस कह सकते हैं, और एक है मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे थेनाटोस के नाम से भी जाना जा सकता है। तो जो इरोस शब्द हैं ये जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, सी धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, डी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प श्रेष्ठ है। कई बार दोस्तों साइकोलॉजी में एक से ज़्यादा कथन भी सही हो सकते हैं, बट श्रेष्ठ कथन का चयन आपको करना होता है उस स्थिति में। तो जो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों को नैतिक शिक्षा
या नैतिक मूल्यों का जो विकास है वो कैसे किया जा सकता है? वो किया जा सकता है नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से नैतिक मूल्यों का विकास उनमें किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ए वातावरण, बी आनुवंशिकता, सी हार्मोन, डी समाज। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आनुवंशिकता। आंख का जो रंग है वो आनुवंशिकता से प्रभावित होता है दोस्तों, न कि वातावरण या हार्मोन या समाज से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? ए अर्थ निर्माण, सी अनुकरण, सी अनुबंधन, डी रटकर याद करना। तो सीखने के लिए कौन सा जरूरी है कारक, वो आपको बताना है। अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन और रटकर याद करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अनुबंधन। सी जो विकल्प हैं वो सही उत्तर हैं दोस्तों। अनुबंधन का जो अर्थ है वो परिस्थिति से है, वो उस शैक्षिक वातावरण से, जितना अच्छा शैक्षिक वातावरण होगा, जितनी अच्छी सीखने की परिस्थिति होगी, उतना ही बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो अनुबंधन है। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है। मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है। ए अल्बर्ट बांडुरा द्वारा, बी जेबी वॉटसन द्वारा, सी सिगमंड फ्राइड द्वारा, डी वाइगोत्स्की द्वारा। यानी अल्बर्ट बांडुरा, वॉटसन, फ्रायड और वाइगोत्स्की द्वारा इनमें से कौन सा है जिन्होंने मॉडलिंग की संकल्पना दी है दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्बर्ट बांडुरा। दोस्तों ये मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है। इन्होंने कहा है कि किसी प्रेक्षित जो अनुक्रिया है उसका अनुकरण करते हुए मनोवैज्ञानिक प्रभावों से प्रभावित होना, ये है मॉडलिंग। मॉडलिंग का क्या तात्पर्य है कि किसी प्रेक्षित अनुक्रिया का अनुकरण करते हुए जो मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव होते हैं उससे प्रभावित होना ही मॉडलिंग है। इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि है, यानी बुद्धि निम्न में से जो 4 विकल्प है उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है बुद्धि के लिए? एक विशिष्ट योग्यता है विकल्प ए में, बी दूसरों के अनुसरण करने की योग्यता, सी एक अकेला और जातीय विचार, डी सामर्थ्यों का समुच्चय। यानी निम्नलिखित में से जो 4 विकल्प हैं इनमें से बुद्धि का क्या तात्पर्य है दोस्तों? एक विशिष्ट योग्यता, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक अकेला और जातीय विचार, या फिर डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, पुस्तक के लेखक कौन हैं?
ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ए जॉन डब्ल्यू बेस्ट, पीटर सोल्वे, जॉन मेयर, सी में डी डैनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों डैनियल गोलमैन। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों, और संवेगात्मक बुद्धि पे बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा कार्य इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है, यानी जो सीक्वेंस है वो आपको बताना है। सिगमंड फ्रायड ने जो बताया है मन की संरचना के लिए, अति अहम, इदम और अहम। बी में है इदम, अहम, अति अहम। सी में अहम, अति अहम और इदम। डी इदम, अति अहम और अहम। इनमें से जो एक संरचना उन्होंने बताई है कि इनका सीक्वेंस क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। सिगमंड फ्रायड ने बताया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने देखिए कि सिगमंड फ्रायड ने जो बताया है सीक्वेंस, उनमें से इस प्रश्न का सही उत्तर है बी इदम, अहम और अति अहम। किस प्रकार, देखिए सिगमंड फ्रायड ने दोस्तों एक मन, उन्होंने कहा कि मन का एक आकार होता है, मन का एक आकार होता है जो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन से मिलकर बनता है। यानी उन्होंने मन के आकार की कॉन्सेप्ट दिया और ये कहा कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन जो है इनसे मिलकर बनता है। और इस आकार में जो चीज़ें पाई जाती है वो देखिए, उन्होंने सबसे पहले कहा इदम, फिर अहम, फिर अति अहम। तो अति अहम जो बेस्ट है वो लास्ट में रखा उन्होंने एक तरीके से। फिर देखिए इदम से स्टार्ट किया ना, तो ये उन्होंने सीक्वेंस दिया था। अगर ये आपका सही है तो ऐसे सवाल आते भी दोस्तों एग्ज़ाम में, बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों एक और बात है, मेरी कोशिश ये है कि आपकी जो साइकोलॉजी की जो तैयारी है वो पुख्ता करें, आप अपनी जांच करें कि 30 में से कितने सही है, और जो आप गलतियां करते हो उनसे सीखें और दोबारा फिर से नए जोश, नए उत्साह के साथ आप तैयारी में जुट जाएं। और ये जो मेरा एक प्रयास है छोटा सा आपकी तैयारी को सपोर्ट देने के लिए दोस्तों, तो इससे अगर कम नंबर आए तो आप अपने मनोबल को गिराना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा प्रयास करने हैं। और आपके पूरे में से पूरे आ रहे तो भी अहम भाव से भी बचना है। अपनी जो तैयारी है उसे और पुख्ता करो कि हाँ, इसमें अगर नंबर नहीं कटा तो अगले में भी नहीं कटना चाहिए। बैक टू बैक आपको कंसिस्टेंट अपने जो परफॉर्मेंस है उसको बेस्ट बनाना है। अपने आप से कंपटीशन रखिएगा, हर दिन अपने आप से कंपीट कीजिएगा कि कल जो मैं था उससे बेहतर तैयारी आज होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों बहुत शानदार तरीके के। तो बिलीव इन योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है, यानी जो व्यक्तित्व का है वो समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? ए हिपोक्रेटस के द्वारा, बी स्प्रेंजर के द्वारा, सी क्रैचमर के द्वारा, डी सेल्डन के द्वारा। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का जो सिद्धांत है वो दिया है दोस्तों स्प्रेंजर ने। किसने दिया? स्प्रेंजर ने। स्प्रेंजर जो है वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में रिक्त स्थान, जो खाली जगह है उसको भरना आपको, का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यक्तित्व के विकास में जो सबसे अधिक योगदान है, परीक्षाएं, बी वंशानुक्रम, सी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, डी वातावरण। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है कि व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक जो योगदान है वो किसका रहता है। और इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में आ भी चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया है उससे व्यक्तित्व के विकास को बहुत ही ज़्यादा इनकी भूमिका रहती है।
अगला प्रश्न है, एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी मान लीजिएगा कि जो एक अंतर्मुखी बोल सकते हैं, एकांत प्रिय और शर्मीले जो छात्र हैं उनके समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? ए, विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिकायत। बी, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे। सी, कक्षा के समक्ष दंड देंगे। डी, उपरोक्त सभी। विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिकायत, बी, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित, सी, कक्षा के समक्ष दंड, या डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे। जब कोई अंतर्मुखी बालक होता है दोस्तों और वो खुलकर भाग नहीं ले पाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में उसे उसका मनोबल बनाना चाहिए और उसे जो भी गतिविधियां हो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने तो उसे प्रेरित करना चाहिए, उसका मनोबल बनाना चाहिए। यही एक शिक्षक का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। ए, संवेग। बी, अभिप्रेरण। सी, कुंठा। डी, आक्रामकता। यानी जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है उसमें जो बाधा आती है उसे क्या कहते हैं? संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या आक्रामकता। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, कुंठा। यानी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है जब जो हमारा एक लक्ष्य होता है हम उसकी तरफ लगातार बढ़ते जाते हैं और बीच में जो बाधाएं आती हैं तो उनसे हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और जो आती है उसे कुंठा कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पास्टिक हेमीप्लेजिया प्रभावित करता है। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया प्रभावित करता है। ए, एक तरफ के पैर, हाथ और बाजू को। बी, या तो शरीर के ऊपरी भाग या निचले भाग को। सी, दोनों हाथों को। डी, दोनों पैरों को। तो एक ये जो बीमारी है दोस्तों वो शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है ये आपको बताना है। एक तरफ के पैर, हाथ और बाजू को, या फिर बी जो है या तो शरीर के ऊपरी भाग या निचले भाग को। सी, दोनों हाथों को, और डी, दोनों पैरों को। ये आपको बताना कि ये जो बीमारी है वो शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों मेरे से पहले आप आंसर कर दीजिएगा और फिर आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि आपका सही है या नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, दोनों पैरों को। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया जो है दोनों पैरों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार निम्न के कारण होता है। ए, व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण। बी, व्यक्ति की इच्छाएं अत्यधिक होने के कारण। सी, पहचान, दंभ और सुपर ईगो की उपस्थिति के कारण। डी, सक्रिय अचेतन प्रक्रिया के कारण। यानी मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है जो सिगमंड फ्रायड ने दिया है उसके अनुसार विचलित व्यवहार का कारण क्या है? व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण, व्यक्ति की इच्छाएं अत्यधिक होने के कारण, पहचान, दंभ और सुपर ईगो की उपस्थिति के कारण, या फिर डी, सक्रिय अचेतन प्रक्रिया के कारण। विचलित व्यवहार का कारण आपको बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, व्यक्ति की इच्छा का जो दमन है उसके कारण व्यक्ति का व्यवहार विचलित होता है। जब वो अपनी इच्छाओं को दबाएगा, दमन करेगा तो उसका व्यवहार चेंज दिखाई देगा, विचलित होगा वहां से। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है।
एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका है? ए अनुशासक, बी प्रशिक्षक, सी मार्गदर्शक, डी पाठ योजनाकार। जो एक प्रगतिशील शिक्षा है उसमें एक शिक्षक का रोल क्या रहता है ये आपको बताना है। अनुशासक, प्रशिक्षक, मार्गदर्शक और पाठ योजनाकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्गदर्शक। यानी जो एक टीचर हैं वो हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशिष्ट बालक का अर्थ है? विशिष्ट बालक का अर्थ है ए प्रतिभाशाली बालक, बी धीमी गति से सीखने वाले बालक, सी समस्यात्मक बालक, डी सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान में जो विशिष्ट बालक से क्या अर्थ लगाया जाता है, यानी जब विशिष्ट बालक शब्द का उल्लेख होता है या विशिष्ट बालक के लिए योजना बन रही होती है तो वो किसके लिए होती है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, धीमी गति से सीखने वाले बालक, सी समस्यात्मक बालक, डी सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी। दोस्तों जो सामान्य बालक की अपेक्षा कम सीख रहा है या अधिक सीख रहा है, जो भी बालक सामान्य है उसके अलावा जो बालक हैं वो सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है ए शब्द, बी भाषा एवं विचार, सी प्रतीक व प्रतिबिंब और डी ये सभी। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है शब्द, भाषा एवं विचार, सी प्रतीक व प्रतिबिंब या फिर ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आप मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी। चिंतन में जो है शब्द भी काम में लेते हैं, भाषा और विचार भी, प्रतीक, प्रतिबिंब ये सभी जो हैं वो चिंतन का हिस्सा है। दोस्तों चिंतन एक ज्ञानात्मक गतिविधि है, ये ध्यान रखना। चिंतन एक ज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में शब्द पाठ्यक्रम निम्न का संकेतक है? शिक्षा में जो पाठ्यक्रम शब्द हैं ये किसका इंडिकेटर है? ए पाठ्येतर गतिविधियों के लिए, बी शिक्षण पद्धतियों और पढ़ाई जाने वाली सामग्री, सी मूल्यांकन प्रक्रिया, डी कक्षा में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री। पाठ्यक्रम निम्न में से किसका संकेतक है शिक्षा के क्षेत्र में? पाठ्येतर सामग्री, गतिविधियां, शिक्षण पद्धतियां और पढ़ाई जाने वाली सामग्री, मूल्यांकन प्रक्रिया या फिर कक्षा में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों शिक्षण पद्धतियां और पढ़ाई जाने वाली सामग्री। ये है पाठ्यक्रम का हिस्सा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का प्रधान उद्देश्य है? एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन करना, ए में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन करना, बी छात्र के शिक्षा संबंधी प्रगति का मापन करना, सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों की उपलब्धि का मापन करना, डी पाठशाला में होने वाली सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का अंदाजा लगाना।
आंसर करें आप। एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों की उपलब्धि का मापन करना एनसीएफ 2005 के जो मूल्यांकन है उसका मुख्य उद्देश्य ये वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां, आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं ए 40 घंटे, बी 42 घंटे, सी 45 घंटे, डी 48 घंटे। जो एक टीचर के लिए हैं हर सप्ताह वो कितने कार्य घंटे निश्चित हैं आरटीई एक्ट के अनुसार जो प्रावधान है उसमें कितने हैं, ये आपको आंसर करना है। 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे और 48 घंटे एक सप्ताह के अंदर एक टीचर के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 45 घंटे। अगला प्रश्न है दोस्तों रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए ए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, बी तथ्यपरक प्रश्न, सी सीमित उत्तर वाले प्रश्न, डी प्रत्यक्ष प्रश्न। रचनात्मक उत्तर के लिए आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए? मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न, डी प्रत्यक्ष प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मुक्त उत्तरीय प्रश्न यानी ए। दोस्तों जो रचनात्मक है उसका मतलब ये होता है कि नए विचार का सृजन करना, नए विचार का सृजन, उसके लिए स्वतंत्र माहौल चाहिए और स्वतंत्र अवस्था में ही नए विचारों की उत्पत्ति हो सकती है। तो अगले वाले को फ्री छोड़ना पड़ेगा, जो वो चाहे वो सोच समझ के जो वो उसके दिमाग चढ़ा वो लिखें, इसके लिए हमें उसे मुक्त करना पड़ेगा, मतलब फ्री छोड़ना पड़ेगा। तो मुक्त उत्तरीय प्रश्न रचनात्मक उत्तर के लिए बेस्ट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है, ये थोड़ी लिखावट मिस्टेक है। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है ए बोध या अवबोध, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण, डी मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम स्तर है वो कौन सा है? बोध या अवबोध, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण, डी मूल्यांकन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम स्तर है वो है मूल्यांकन। दोस्तों B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कुल 6 भागों में बांटा है। किसने? B.S. ब्लूम ने। तो उनके अनुसार देखिए पहला है ज्ञान, सबसे पहला ज्ञान, दूसरा विश्लेषण, ज्ञान के बाद अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यानी ज्ञानात्मक सबसे पहला है और आखिरी होगा मूल्यांकन। आप क्रम से याद कर सकते हो, ज्ञानात्मक ज्ञान, फिर अवबोध, बोध या अवबोध, फिर तीसरा प्रयोग, फिर उसका विश्लेषण करना, फिर उसका संश्लेषण करना और आखिर में मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों वो मूल्यांकन है। आखिरी प्रश्न है शिक्षा शास्त्र रिक्त स्थान है यहाँ पे का अध्ययन है ए अधिगम प्रक्रिया, बी शिक्षण विधि, सी छात्रों को गाइड करना, डी शिक्षा। शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों शिक्षा शास्त्र अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन है। शिक्षा शास्त्र अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना स्कोर है कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।